इससे बचाव के बारे में आप हमें बताइए कि क्या तरीक़ेकार हो सकता है। तो जब डायबिटीज़ हो जाती है तो सबसे पहली बात यह है कि मरीज़ को पूरी आगाही होनी चाहिए डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि मरीज़ को इस बीमारी के साथ रहना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो 5 या 10 मिनट की डिस्कशन होती है और बाकी फिर मरीज़ को खुद अपना बंदोबस्त करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो डायबिटीज़ के बारे में मालूमात है वो पैम्पलेट्स, किताबों और रिसालों, छोटे छोटे रिसालों के तरीके से एक फ़ाइल होनी चाहिए और वो मैनुअल होना चाहिए कि मरीज़ को किस वक्त क्या करना चाहिए। अगर कोई सवाल मरीज़ के जहन में आता है तो फ़ौरन उन पैम्फलेट्स को या उन किताबचों को देखकर रेफ़र करके उसको समझ लें ताकि उसमें क्या करना चाहिए। ये आलमी इदारे सेहत की तरफ से भी यही स्ट्रेस है कि मरीज़ को एम्पावर किया जाए कि वो अपनी बीमारी को खुद समझ सके। तो एक तो बुनियादी बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इस डायबिटीज़ के इलाज के 3 तरीके होते हैं। एक डाइटरी कंट्रोल, खुराक, दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी अद्वियात। ये ज़िंदगी भर का किस्सा है तो उसको ज़िंदगी भर फॉलो करना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज़ का लेवल कितना होना चाहिए और हत्तल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि इसी लेवल में कंट्रोल रखा जाए। लोग अमूमन आमतौर पर ये होता है कि डायबिटीज़ हो गई फिर परवाह नहीं करते हैं, फिर उनके अपने सोच, अपने ख़यालात होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं, उस पर अमल करते हैं और फिर डायबिटीज़ कभी कंट्रोल रही, कभी कंट्रोल नहीं रही। और मेरे पास भी होता है, मतलब जो न सिर्फ ये कि जो जिला हॉस्पिटल में, हमारे अपनी प्राइवेट क्लिनिक में भी यही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शंस को। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सोच, ज़िंदगी की मसरूफियातें वगैरह ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठीक से कंट्रोल नहीं होगा तो डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ सामने आएंगी, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खुराक जो है, डाइट, उसका एक मोटा मोटा हिसाब यूँ समझ लीजिए कि 25 कैलोरीज फ़ी किलोग्राम। जैसे कि एक शख्स का वज़न 60 किलोग्राम है तो 25 से ज़रा उसको दें तो तकरीबन 1500 के करीब कैलोरीज बनती हैं और ये 1500 कैलोरी इस्तेमाल होनी चाहिए। अब ये खासा एक डिटेल इसमें बातें होती हैं, मोटी मोटी बातें बता दूं कि चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें, जहाँ तक मुमकिन हो सके शक्कर उसको तर्क कर दें। 100 ग्राम शक्कर में तकरीबन 400 कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम तेल, चाहे कैसा ही हो, असली घी हो, देसी घी हो, ये कुकिंग ऑयल जो बाज़ार में मिलते हैं वो हो, उनमें भी 900 कैलोरीज पर 100 ग्राम होता है, यानी दुगना। हमारी ग़िज़ाएँ तली हुई ग़िज़ाएँ होती हैं, सालन होता है, उसमें तेल होता है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। देखिए, आप बरतानिया में जाएं तो वहाँ पर आपको खाना जो है ज़्यादातर बॉयल मिलता है और हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो क्या खाना, उनका उबला हुआ खाना, उबले हुए आलू, उबली हुई सब्ज़ियाँ, लेकिन वो सही हैं, हम लोग गलत हैं। हमारा रुझान पता नहीं कब से तेल वाली चीज़ों पे चला था। सुना था कि पुराने ज़माने में पहलवान होते थे, वो बकरे के बकरे खाया करते थे, तो शायद हम उन्हीं बातों पे अमल कर रहे हैं आजकल। वो गलत है। खाना इतना खाएं कि जितना ज़रूरत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शरीयत में है कि इंसान को जब भूख लगे तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 खाली रहना चाहिए। क्या खूब बात कही उन्होंने, छोटी सी बातों में कितनी हिकमत उन्होंने समझा दी सादगी से, और हम अगर उस पर अमल करें तो आज इन बीमारियों में मुब्तला नहीं हो। तो तेल को बहुत कम कर देना चाहिए। सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे मक्खन उसको छोड़ दें, क्रीम उसको छोड़ दें, पेस्ट्रीज़ वगैरह, ये वो बेकरी की जितनी चीज़ें होती हैं वो तली हुई होती हैं और उनमें मैदा शामिल होता है और उनमें तेल शामिल होता है, तो ये चीज़ें बहुत तर्क कर दें। फ्रूट, सलाड्स, उनसे सलाद भी रॉ सलाद, उसमें जो मायोनीज़ वगैरह डालते हैं वो तो फिर तेल की शक्ल अख्तियार कर जाती है, वो नहीं होना चाहिए। जो फ्रूट हैं उनमें जो लो कैलोरी के फ्रूट हैं, जिसको तरबूज
और खरबूज। तरबूज में तकरीबन 16 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम में। कहने को मीठा होता है लेकिन फुसफुसाता उसमें जान नहीं होती। इसी तरह से खरबूजे में भी यही हाल होता है। सेब में तकरीबन 100 ग्राम सेब में 45 कैलोरीज होती हैं। केले में, अंगूर में और आम में ये 70 से लेकर 100 कैलोरीज फी ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से होती है, तो वो अवॉइड करें। शरीफे में 120 कैलोरीज होती हैं किलोग्राम में। तो जो रिकमेंडेड फ्रूट्स हैं उनमें मौसमी, किन्नू, सेब, नाशपाती, आड़ू भी आप ले लें, और ये खरबूजा, तरबूज। आमतौर पर यही फ्रूट मिलते हैं हमें, और ये ले लें। जायके में भी अच्छे होते हैं और इंसान खुश भी रहता है, और उसमें कैलोरीज भी कम होती है। ये कंसेप्ट के जी ये बंद, वो बंद, वो बंद, वो बंद, ये खाने में ये बंद, वो बंद, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान उसको ज़्यादा अमल नहीं कर सकता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट को चेंज करें। इंसान को पेट तो भरना ही है, उसके बगैर तो नहीं गुजारा होता, तो डाइट को चेंज करें। ये जो आटा होता है, जो गेहूं का आटा होता है, पूरा गेहूं का, चक्की का जिसको आटा कहते हैं, वो बेहतर होता है क्योंकि उसमें चोकर होता है, और चोकर जो होता है उसमें कैलोरीज निस्बतन कम होती हैं। जितना आटा रिफाइन होता जाता है उसमें कैलोरीज बढ़ती जाती हैं। जैसे मैदे आटे का, उसमें जो साफ क्लीन सफ़ेद आटा होता है उसमें कैलोरीज चोकर के आटे के मुताबिक ज़्यादा होती है। वो कहते हैं सफ़ेद रोटी होनी चाहिए तो जायके वाली होती है, वो ब्राउन कलर की रोटी होती है, ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ब्राउन कलर की रोटी सेहतमंद होती है। इस तरह से आप सब्जियां ले लें। सब्जियों में भी तकरीबन जितनी भी सब्जियां हैं उनमें आलू और इन चीज़ों को छोड़कर बाकी सब्जियों में तकरीबन 25 से 30 कैलोरीज के करीब, 50 कैलोरीज तक होंगी, जिसमें बैंगन है और सलाद है, और भिंडियाँ, तुरई, कद्दू वगैरह, घिया, तोरी वगैरह, इनमें तकरीबन 25 से 30 कैलोरीज 100 ग्राम की होती हैं, और बड़ा अच्छा जायका का सालन बन सकता है। और अगर गोश्त पे शौक है भी तो चलिए, माना कि भिंडी का सालन बना लिया, उसमें 2 बोटियाँ गोश्त की डाल दी ताकि गोश्त का भी लुत्फ आ गया। फिर मुर्गी में भी निस्बतन कम कैलोरी होती हैं। मछली हफ्ते में 2 दफ़ा खानी चाहिए क्योंकि मछली से कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। खीरा, ककड़ी, सलाद के पत्ते, और आजकल गोभी के पत्ते भी खासे इसमें सलाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इस्तेमाल कर लिया जाता है कि उसमें पेट भरा रहता है। अब और ये कि खुराक पूरी डट के नहीं खाएं। हमारे माशरे में क्या है, डट के खाएं, जम के खाएं, दबा के खाएं, जी भर के खाएं, पेट भर के खाएं, ये गलत बात है। बस इतना खाएं कि जिसमें इंसान ज़िंदा रह सके, उसमें बॉडी भी सही रहती है, पेट भी नहीं निकला होता है, और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट बीमारी से बचाव रहता है। अब ये तो होगी डाइट के बारे में। दूसरी बात एक्सरसाइज के बारे में। अब एक्सरसाइज मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होती है। जैसे बड़ी उम्र के लोग होते हैं, घरेलू बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं, वो क्विक वॉक तो नहीं कर सकती क्योंकि किसी को जोड़ में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। जो आम तौर पे कहा जाता है कि तकरीबन 45 से 60 मिनट क्विक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो लोग दरमियानी उम्र के हैं, जो चुस्त हैं, वो एक्सरसाइज बेशक ही कर लें, घर में साइकिलिंग कर लें या कुछ भी कर लें, या मैं तो ये करता हूँ कि ये गाड़ी खड़ी करनी होती है तो बिल्डिंग के सामने नहीं खड़ी करता हूँ, ज़रा फासले से खड़ी करता हूँ ताकि आने जाने में उसमें ज़रा वक्त चलने फिरने का हो। या बिल्डिंग में ऊपर जाना होता है तो बजाय लिफ्ट इस्तेमाल करने के 2-3 फ्लोर यूँ ही चढ़ जाते हैं, या ज़्यादा ही ऊँची है तो ऊपर लिफ्ट में चले गए, आधे पे रुके, फिर ऊपर बाकी पैदल चल गए। तो बहाने ढूंढें एक्सरसाइज करने के। घरेलू खाती हैं तो घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर सकती हैं, आपस में 3-4 मिलकर कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम बना लें, उसमें एक्सरसाइज करें। क्योंकि अकेली करती हैं फिर थक जाती हैं, बोर हो जाती हैं, छोड़ देती हैं। तो अगर साथ होती हैं तो मिलजुल के वो कर सकती हैं। तो जो और बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जो चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकती हैं, या पैर को बिस्तर के बराबर लटका के मतलब आगे पीछे यूँ चला सकती हैं, या अपर बॉडी के हाथ की एक्सरसाइज ऊपर की इस तरह से वो भी एक एक्सरसाइज होती है। या लेट के वो पैरों को इस तरह से चलाएं जैसे साइकिल चला रहे होते हैं, वो भी एक्सरसाइज होती है। तो वो करते रहें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है उसका। डॉक्टर साहब, ज़ियादतीस के लिए जो अद्वियात हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए।
ये एक बहुत लंबी लिस्ट है अद्वियात की, लेकिन जो मुख्तसरन ये है कि 3 तरह की अद्वियात होती हैं। एक तो जिसको हम सल्फोनिल यूरिया कहते हैं, जो आम तौर पे जो शुरू में दी जाती है, वो अमूमन कम वज़न के लोगों को दिया जाता है। इसके कई ब्रांड नेम होते हैं, जो कि दिन में एक गोली 1 मरतबा 2 मरतबा, आजकल नई नस्ल निकली है इन सल्फोनिल यूरियाज की, तो वो एक गोली सुबह देते हैं रोज़ खाना खाने से, नाश्ते से पहले, तो पूरा दिन भर उसको कवर कर लेती है। अच्छा, फिर दूसरी एक जो है मेन दवा, उसको मेटफॉर्मिन कहते हैं। इसके भी कई मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, कई ब्रांड नेम्स होते हैं, तो वो दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा दी जाती है, और ये खाना खाने के बाद देते हैं, क्योंकि तकरीबन देखा गया कि 30% लोगों में ये पेट में कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत करती हैं, वो फिर बाद में चल के ठीक भी हो जाती है, तो वो रहती हैं। कुछ लोगों में इन दोनों का कम्बिनेशन करते हैं। अब ये दवाएं चल के को तकरीबन 5-6 साल इस्तेमाल करने के बाद बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर ये दवाई का डोज चाहे कितना ही फुल डोज बढ़ा लें, लेकिन शुगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आती, तो फिर दवाइयाँ मतलब ज़ाया हो रही हैं और मर्ज़ अपनी जगह पे बढ़ रहा होता है। तो इसके लिए नई दवाइयाँ निकली हैं, उनका नाम है ग्लिटाजोन्स। ये ग्लिटाजोन्स एक नई नस्ल की दवा है, जो बॉडी में जो इंसुलिन होती है, बॉडी उसको रेजिस्टेंस करती है, तो ये अद्वियात उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करती हैं, ताकि बॉडी की अपनी इंसुलिन जो है वो कारगर हो जाए। तो ये भी दिन में 1 मरतबा दी जाती है। इनके कई ब्रांड नेम्स मार्केट में, कुछ महंगे हैं, इम्पोर्टेड हैं, कुछ लोकल प्रोड्यूसिंग हैं, सस्ते हैं, तो बहरहाल अच्छी ये दवाइयाँ हैं और अच्छा खासा काम करती हैं। शुरू में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो उस पर भी इस्तेमाल करें। जो तीसरी चीज़ है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो कुदरती इंसुलिन जो इंसान के लिवर में से निकलती है, ये वही इंसुलिन होती है। और पहले तो 3-4 सोर्सेज है। एक तो ये लेबॉर्ट्री में जो बनती है, उसको कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन। दूसरी है बीफ इंसुलिन, जो गाय भैंसों के लुबलुबे से बनाई जाती है। तीसरी जो इंसुलिन होती है वो सूअर के गोश्त से बनती है, जो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में तो उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो जो ह्यूमन इंसुलिन जो होती है आजकल वो इस्तेमाल होती है ज़्यादा, जो गाय भैंसों वाली अब कंपनी ने बनाना बंद कर दी है। तो जो ह्यूमन इंसुलिन होती है, ये इसके मुख्तलिफ प्रिपरेशंस होती हैं। एक इंसुलिन होती है, इसको कहते हैं रेगुलर इंसुलिन, इसका असर 6 घंटे चलता है। दूसरी इंसुलिन होती है, इसको कहते हैं NPH इंसुलिन, इसका असर 12 घंटे चलता है। तीसरी एक इंसुलिन हो रही है जिसको कहते हैं लेंटस इंसुलिन, उसका असर तकरीबन 24 घंटे तक चलता है। अब ये बॉडी में जो कुदरती तौर पे जो इंसुलिन जो पैदा होती है, उसका जो ओरिजिनल जो असल बॉडी खुद बनाती है, वो एक होता है बेसल इंसुलिन रिलीज। वो लुबलुब में से थोड़ी इंसुलिन सारा दिन भर 24 घंटे में रिलीज होती है। फिर जब खुराक जब पेट में पड़ती है तो उस वक्त ये एक्टिवेट होता है और उसमें इंसुलिन की बर्स्ट होती है, ये सुबह नाश्ते पे, दोपहर खाने पे और रात के खाने पे। तो ये जो नया डिज़ाइन जो ट्रीटमेंट का है कि एक बेसलाइन इंसुलिन का डोज लग जाए, वो चलती रहे, प्लस हर खाने पे अलग अलग डोज लग जाए। तो वो होता है ज़रा मुश्किल होता है, लोग दिन में 3-4 मरतबा इंसुलिन लगाना ज़रा प्रॉब्लम रहता है, लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सही फिजियोलॉजिकल सिस्टम बॉडी का होता है वो उसके मुताबिक होता है। बहरहाल जो दिन में 2 मरतबा इंसुलिन लगाना है, NPH इंसुलिन, उसके अंदर कम्बिनेशन होती है, एक प्लेन इंसुलिन जो 6 घंटे का असर करती है और NPH इंसुलिन वो 12 घंटे असर करती है। तो आधा दिन का कवर एक डोज से हो गया और बाकी आधा दिन का कवर दूसरे डोज से हो गया। अब इसका डोज, इसको आमतौर पर लोग जानते होंगे, एक तो होती है क्लियर पानी जैसी इंसुलिन और दूसरी होती है दूधिया इंसुलिन। तो दूधिया इंसुलिन होती है वो 12 घंटे असर करती है और पानी वाली इंसुलिन 6-8 घंटे असर करती है। तो इसको कंबाइन करके 70-30 के रेशियो में वो डाल दी जाती है। अच्छा, अब क्योंकि दिन में 2 खुराकें होती हैं, नाश्ता, दोपहर खाना, रात में 1 खुराक होती है, रात का खाना। तो इसके लिए करते क्या है कि जो टोटल डोज जो बॉडी का होता है, जो ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट, उसके 2 हिस्से सुबह लगा देते हैं और 1 हिस्सा रात को लगा लेते हैं। उससे 24 घंटे तक कवर हो जाता है और ठीक ही कवर हो जाता है।
अच्छा, अब इंसुलिन जो लगाई जाती है वो चमड़ी के नीचे लगाई जाती है, और उसमें जैसे पेट की चमड़ी है या ये बाजू का पिछला हिस्सा और रान के सामने का हिस्सा, इस जगह पे इंसुलिन कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये वेन्स होती हैं जो खून शरेयाने वो खून वापस आ जाती हैं, उसमें अगर गलती से अगर वो चली गई तो फ़ौरन शुगर ड्रॉप कर देगी। अब जो लोग इंसुलिन लेते हैं या जो ये टैबलेट्स लेते हैं उनमें ये खदशा रहता है कि किसी वक्त इंसुलिन जो शुगर लेवल ड्रॉप नहीं हो जाए। शुगर लेवल अगर 70 से कम होना शुरू होगा तो ये अलामतें आनी शुरू हो जाएंगी खून में शुगर की कमी की। उसमें घबराहट होती है, पसीने पसीने आते हैं, ठंडा ठंडा जिस्म हो जाता है, और अगर नहीं किया जाए ख्याल तो 40 से नीचे फिर इंसान बेहोश भी हो जाता है। कभी कभी ओल फोल बातें भी करना, क्योंकि दिमाग को जो शुगर लेवल बहुत कम हो जाती है तो वो मूवमेंट वक्ती तौर पे प्रॉब्लम होता है। इसमें ज़रूरी ये होता है कि जब इंसुलिन ले रहे हैं तो अचानक डोज तब्दील नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो माहिर होते हैं इसके अंदर वो डोज अंदाज़ा करके बताएंगे, कैलकुलेट करके कि कितने डोज की ज़रूरत होती है। फिर जब इंसुलिन लग गई तो खाना खाना भी लाजमी है, क्योंकि अगर खाना नहीं खाया तो इंसुलिन तो अपना काम करेगी और खाना नहीं तो शुगर डिप कर जाएगी नीचे। दूसरी बात कि इंसुलिन ली है, अच्छा खाना टाइम पे भी खाना ज़रूरी है और उसकी मिकदार भी वही होनी चाहिए जो कि फिगर्ड आउट है। अच्छा खाना नहीं खाया, चलो भूख नहीं लगी, चलो नहीं खाया, अच्छा देर से खाएंगे, अब मीटिंग में बैठे हैं, अब ये काम है, अब ये मसला, चलो 1 घंटे के बाद लेंगे। शुगर इंसुलिन काम कर रही है, शुगर डाउन होगी खाना नहीं खाएंगे तो उसमें डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ ये कि इंसुलिन लग गई, खाना भी खा लिया, लेकिन चलो आज क्रिकेट का मैच खेलते हैं, या चलो आज एक्सरसाइज करें, चलो वॉक करते हैं, आज गाड़ी ख़राब हो गई, चलो इतना पैदल करते हैं, तो अनयूजुअल एक्सरसाइज उससे भी शुगर डाउन हो जाती है और रास्ते चलते अचानक पसीना पसीना आ गया। तो वो बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के मरीज़ को समझना कि अव्वल तो डिसिप्लिन रखें हर चीज़ के अंदर, तो शुगर कम नहीं होगी। और अचानक अगर कम होने लगे और ये अलामतें शुरू होने लगी तो फ़ौरन ही जो भी खाने की चीज़ दस्तयाब हो वो ले लें। जैसे अगर कोक की बोतल हो गई, कोई मीठे बिस्किट हो गए, चीनी होगी, ग्लूकोज होगी, कुछ भी हो गया, वो फ़ौरन अच्छी खासी मिकदार में ले लें ताकि बेहोश होने से तो कम से कम बच जाए। और फिर डॉक्टर डिस्कस करें, सोचें खुद कि क्या वजह थी कि मेरी इंसुलिन ड्रॉप होने लगी थी, तो वो डॉक्टर उनकी इंसुलिन का डोज सेट कर देंगे, उनकी खुराक की टाइमिंग वगैरह सेट करेंगे। ये तो हो गया एक यूजुअल शुगर कंट्रोल। दूसरी इंसुलिन जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में टैबलेट से कंट्रोल नहीं होती, उनके लिए इंसुलिन लगाना ज़रूरी होती है। इसमें भी एक फाइन पॉइंट ये है कि जो ख़वातीन डायबिटीज़ में मुब्तला होती हैं तो वो पहले से प्रेगनेंसी के बारे में सोच लें कि जब प्रेगनेंसी होनी है, मतलब फैमिली सोच लें, तो उस वक्त प्रेग्नेंट होने से पहले ये ओरल जो टैबलेट्स होती हैं वो बंद कर देनी होगी और इंसुलिन में स्विच ऑन हो जाएगा। तो जब इंसुलिन में स्विच ऑन हो जाएंगे तो शुगर लेवल ठीक से कंट्रोल रहेगी। वरना होता क्या है कि प्रेगनेंसी का जब पता चलता है कि जब 1-1.5 महीना गुजर चुका होता है, जब तक तो टैबलेट ले रहे हैं। अब ये टैबलेट जो होते हैं बच्चों पर, जो बच्चा पेट में होता है उसकी शुरू की ज़िंदगी के दिनों में उसमें एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर सकते हैं। तो ये प्लान प्रेगनेंसी होती है, प्लानिंग करके प्रेगनेंसी हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। अब इस वक्त मैं ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लूकोमीटर होते हैं, छोटे मशीन होते हैं ना, जिनको डायबिटीज़ है तो वो ख़रीद लें। 2-2.5 हज़ार रुपये का मिलता है, एक पट्टी तकरीबन 15-20 रुपये की होती है। तो जैसे फ़र्ज़ करें कि अलामत समझ रहे हैं कि शुगर लेवल लो हो रही है, तो पट्टी से फ़ोन कर लेबॉर्ट्री जाएं, करें, आना जाना, रिपोर्ट लेना, वो बहुत वक्त होता है। इधर ही फटाफट 2 मिनट में वो रिपोर्ट आ गई, पट्टी से देख लिया मशीन में, और मशीन रिलायबल होती है और उसको रिकॉर्ड कर लिया। कई मशीनों में तो मेमोरी भी होती है, मेमोरी में उसमें रिकॉर्ड होता है। तो प्रेगनेंसी में भी और वैसे भी जो लोग इंसुलिन पे हैं या जो लोग अपनी ब्लड शुगर करते हैं, हर एक को ये लेनी चाहिए, अच्छे हालात होते हैं। तो और प्रेगनेंसी में शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी की खुद अपनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, और बच्चे में भी
डिफेक्ट, पैदाइशी नकाइस होते हैं, तो प्रेगनेंसी स्पेशल कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हो गई बात। फिर जो ऑपरेशन होना होता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर टैबलेट्स बंद करके इंसुलिन पे ये डाल दिया जाता है। सीरियस कंडीशन होती है, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। टाइप 2 में बहुत कम होती है, टाइप 1 में होती है। तो उसमें शुगर लेवल बहुत बढ़ जाती है और खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो उसमें इंसुलिन देना लाजमी होता है। एडमिट करके इंसुलिन देते हैं। उसमें ये होता है कि किसी ने इंसुलिन लेना छोड़ दी है और हमें इलाज छोड़ दिया तो शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो इमरजेंसी होती है उसमें करना। अब फिर ये तो हो गया शुगर का कंट्रोल। फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी 5-6 किस्मों की दवाइयाँ होती हैं, एक ना दो, दो ना दो, मुख्तलिफ कम्बिनेशन वो ले लें। कोलेस्ट्रॉल डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी बहुत मौसर दवाइयाँ हैं और महंगी भी नहीं है इतनी, वो ले लें तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। तो इन बातों से डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ तकरीबन 30 से लेकर 50-60% तक कम हो जाएंगी। और जब ये कम होगी तो फिर हॉस्पिटल में दाखिला, ये ऑपरेशन, ये टांग कट गई और नज़र चली गई, ये वो, इसमें कितना बचाव हो जाएगा। तो डायबिटीज़ इज़ डिसिप्लिन, डायबिटीज़ इज़ ड्रग्स और डायबिटीज़ इज़ डाइट। इसमें मैं ये बात कहता चलूँ, ये हमने इतने दिनों इतने लाखों मरीज़ देखे हैं, इतनी बीमारियां देखी हैं, तो जो हमारे पास मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, फेफड़ों की कैंसर वगैरह, ये सारे देखें, इस पर बहुत बड़ा लोड मरीज़ पर, ख़ानदान पर, मेडिकल प्रोफेशन पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बहुत बड़ा लोड है। तो ये प्रिवेंटेबल है, बचाव हो सकता है। और इसको बचाव के लिए हमने सोचा कि पब्लिक को समझाने के लिए मुख्तसर छोटी सी एक समझाने का तरीका, वो हमने एक कुछ अशार में उसको बंद किया है। वो मेरे अपने अशार हैं, वो इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। कम खाना, वर्जिश रोज़ाना, ब्लड प्रेशर न बढ़ाना, तंबाकू मुंह से न लगाना, यूं सेहत अपनी बचाना, वरना पड़ेगा पछताना और अस्पताल में रहेगा आना जाना। शायर का तखल्लुस मशहूर है, तो मशहूर कहना मेरा फिर भी अगर न माना तो बहुत जल्दी हो जाएगा ऊपर की तरफ रवाना।